प्रिय छात्रों, आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वाइवो फोटोग्राफी की व्याख्या। हमारा ज्योग्राफी का जो 6th सेम का हमारा जो सेकंड लेक्शन है वाइवो फोटोग्राफी की व्याख्या। इस प्रकार मैं एक एक करके सभी वीडियो लेक्चर है वो लेता रहूँगा। और इससे पहले मैंने फर्स्ट लेसन की जो वीडियो मैंने वो अपलोड कर दिया, आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये आज का हमारा जो दूसरा वीडियो लेक्चर है। और आगे आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने सहपाठियों को, ताकि वो भी है इस वीडियो लेक्चर का आनंद उठा सके और अपनी पढ़ाई है वो जारी रख सके। क्योंकि BA फाइनल के जो पेपर है हर हालात में हो सकते हैं, या ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन जैसे मोड में हो, लेकिन पेपर अवश्य होंगे। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। और तो हम आज हमारा जो दूसरा लेसन है वाइवो फोटोग्राफी की व्याख्या, इसको पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपकी जो टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर है वो मिलती रहे। तो हम बात कर लेते हैं कि वाइवो फोटोग्राफी की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स, यानी कि वाइवो फोटोग्राफी की व्याख्या। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि वाइवो फोटोग्राफी की व्याख्या क्या होता है। फोटोग्राफी यानी कि फोटो, यानी कि एयर से जो अपने फोटो ले लिया, अब उस फोटो में आप किस एरिया का, सबसे पहले तो बात आती है किस एरिया का आपने एरियल फोटोग्राफी लिया। और जिस एरिया, जैसे कि पर्वतीय एरिया का हमने एरियल फोटोग्राफी ले लिया, तो अब उस फोटोग्राफी में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके बारे में डिटेल से बताना कि क्या वाइवो फोटोग्राफ की व्याख्या है। एक साधारण व्यक्ति है या एक साधारण स्टूडेंट है, और साधारण स्टूडेंट है, आप कुछ तथ्य तो अवश्य बता सकेंगे, लेकिन कुछ इतनी बारीकी से आप उनके बारे में नहीं बता सकेंगे। इसके लिए कोर्स होता है आगे इसमें एरियल फोटोग्राफी का, वो आप कर सकते हैं। BA MA के बाद जो आपको कोर्स होता है वो कर सकते हैं। उसमें आपको डीपली पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जितना हमारे सिलेबस में उतना हम अवश्य पढ़ेंगे। तो आपको मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, रियल जो फ़ोटो है उसमें आप पता चल जाएगा किस प्रकार। जैसे कि आप ये फ़ोटो देख पा रहे हैं, और इस फोटो में आप क्या देखेंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये जिस प्रकार जो फोटो है ये आप कहेंगे वाइट फोटो है, लेकिन एरियल फोटोग्राफी में अध्ययन के लिए इस प्रकार वाइट कैमरा फोटो का भी यूज़ किया जाता है, रंगीन कैमरों का भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी शहर का अवश्य क्षेत्र का फोटो है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक चौराहा है और इधर से सभी सड़कें जा रही हैं। तो आप कहेंगे ये सड़कें हैं, इस प्रकार ये आवासीय क्षेत्र है, ये इस पर बिल्डिंगें बनी हुई हैं। इस प्रकार ये देखिएगा, ये कोई नदी या नहर इस शहर के अंदर से गुजर रही है, क्योंकि तिरछी ज़्यादा है, टेढ़ी मेढ़ी ज़्यादा, इसलिए कोई नदी है। इधर वृक्षों की श्रृंखला कुछ दिखाई दे रही है, और ये बीच बीच में आपको जो इमारतें दिखाई दे रही हैं। और इस प्रकार जो भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है उसका बारे में बताना ही एरियल फोटोग्राफ की व्याख्या कहलाता है। और आगे हम एक और फोटो देखते हैं, जिसके अंदर जिस प्रकार ये फोटो है, ये किसी खेत का लिया गया, ये किसी आप फोटो देख थोड़ा सा वाइट है, नीदरलैंड के अलाप्तिरियक वाइवो फोटो है ये एंगल से लिया गया फोटो है। इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे प्रकार से कोई फसल की फ़ोटो, जैसी कोई ये शहर का फ़ोटो है। इसके अंदर आपको इमारतें, ऐसी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, और ये अलग अलग एंगल से लिया गया अलाप्तिरियक फ़ोटो यहाँ पिछले फोटोग्राफ में कर चुके हैं कि ये क्या है। और एक और फोटो आपके सामने ये हॉरिजन यानी ऊर्ध्वाधर फोटो है जो लिया गया है। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की आपको सड़कें हैं, और जो इमारतें आपको बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई दे रही है। तो आप इतना आसानी से बता नहीं सकते, क्योंकि एक एरियल फोटोग्राफर जो विशेषज्ञ होते हैं वही इसकी व्याख्या करते हैं। आपको जितना पता है आप देख सकते हैं। जैसे कि ये गलियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी इसके अंदर, और ये देखिए आपको सड़कें, मेन सड़कें दिखाई दे रही है। उसके बाद में ये आवासीय क्षेत्र में जाने के लिए सड़कें दिखाई दे रही है, इमारतें दिखाई दे रही है, यहाँ पेड़ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये ऊंची ऊंची इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं। और इस प्रकार से हम, और ये एक और आप फोटो देख सकते हैं, ये बिल्कुल HD फोटो ली गई है, क्योंकि हर प्रकार की फोटो, ये किसी द्वीप का फोटो लग रहा है। ये यहाँ समुद्र है, पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, और इधर वृक्ष लगे हुए हैं, ये सड़क है इसके अंदर से, और यहाँ मकान बने हुए हैं आप देख सकते हैं। इसके आसपास यहाँ किश्तियाँ वगैरह खड़ी हुई है। तो जो कुछ भी आपको इसके अंदर दिख रहा है आप आइडेंटिफाई करना, जैसे कि ये समुद्र है और ये सड़क है, यहाँ से ये आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इस प्रकार आप अलग प्रकार के नेट से जो एरियल फोटोग्राफ सर्च मार करके उनकी व्याख्या करने की कोशिश करें, ताकि आपको अगर इसमें कोर्स करना हो तो आपके लिए आसानी रहे। तो इसी प्रकार आपने जाना कि इसके अंदर जो भी फोटो होती है उसकी व्याख्या करना ही, जो दिख रहा है उसकी व्याख्या बताना है, उसके बारे में एरियल फोटोग्राफ की इंटरप्रिटेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ कहलाता है। और आगे हम और भी फोटो देख लेते हैं। फोटो जिस प्रकार, इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि
कोई नदी है, ये जा रही है, नदी या नहर है, शहर को बीचों बीच से जा रही है। और यहाँ आवासीय क्षेत्र हैं इधर बने हुए हैं, यहाँ ये सड़कें हैं, ये कुछ खेत जैसा को यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये इनकी वाइट फोटोग्राफ है, ये बहुत काफ़ी ऊंचाई से लिया गया हुआ है। एक बराबर में 1 अनुपात बराबर में 15,000 या 30,000 के अनुपात के मीटर के ऊंचाई से लिया गया फोटोग्राफ है ये, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो कुछ भी दिखाई दिया उसकी व्याख्या करना ही एरियल फोटोग्राफ की व्याख्या कहलाता है। और आगे हम डीपली से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि किसी वायु फोटो अर्थात प्रतिबिंब का अवलोकन करके लक्ष्यों की पहचान करना था, उनके महत्व को आंकना ही प्रतिबिंब व्याख्या कहलाता है। हमने जैसे देखा कि जो फोटो में कुछ भी दिखाई दिया, लक्ष्य को पहचानना हमने कि ये पर्वत है, पठार है, सड़क है, नदी है, नाले हैं, उनके बारे में उनके पहचानना और उनके महत्व को आंका। जैसे कि सड़क दिखाई दी, सड़क का क्या महत्व है परिवहन के लिए, रेल का महत्व क्या है परिवहन के लिए, नदी का महत्व क्या है जल के लिए, जल पीने के लिए उपलब्ध हो, सिंचाई के लिए। इस प्रकार जो भी तथ्य हमें दिखाई दिए उनके बारे में हमने बताया डीपली से, क्या क्या हमें दिखाई दिया, वही एरियल फोटोग्राफ की व्याख्या कहलाता है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके किसी के विवाह की आप एल्बम देखते हैं तो उसके अंदर फोटो देखते ही आप ये फलाने व्यक्ति की फोटो है, दिखने व्यक्ति फोटो, इस प्रकार आप बता देते हैं। उसी प्रकार जो है एरियल जो फोटोग्राफ है उसके बारे में हम बताना, यानी कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके बारे में डीपली डिटेल बताते हैं, वही एरियल फोटोग्राफ की व्याख्या कहलाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए हैं कि एरियल फोटोग्राफ व्याख्या क्या होती है, किसे कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रतिबिंब व्याख्याकार सुदूर संवेदन आंकड़े का अध्ययन करता है और तथा अपने तर्कों, तथ्यों, प्रक्रियाओं के उपयोग से विभिन्न प्राकृतिक सांस्कृतिक लक्ष्यों की खोज, पहचान, माप और मूल्यांकन करता है। और प्रतिबिंब विश्लेषण में लक्ष्यों को धरातलीय प्रतिरूप तथा उनका एक दूसरे से सहसंबंध विशेष महत्व रखता है। प्रतिबिंब व्याख्या वास्तव में सूचना को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि जब मैंने आपको फोटो दिखाया उसके अंदर आपने जो कुछ भी दिखाई दिया उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, यानी कि यहाँ सड़क है, इस शहर के अंदर इतने यहाँ से आप मान लीजिए किसी के आपको किसी परफेक्ट कोई बिल्डिंग के पास जाना है, कोई सरकारी भवन के पास जाना है तो आपको सूचनाएं मिल जा सकती है कि एरियल फोटोग्राफ देख करके आप बता सकते हैं कि यहाँ से रास्ता जाएगा। इस प्रकार किसी प्रकार की सूचनाएं आप निकालने की जो प्रोसेसिंग ही है वास्तव में ये। तो इससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं जो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है कि प्रतिबिंब व्याख्या का महत्व क्यों बढ़ रहा है, ये देख लेते हैं हम। तो आज आप देखते हैं कि आज के युग में आज वायु फोटो का उपग्रह इमेजरी के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। यानी कि एक तो जो सैटेलाइट से फोटो प्राप्त होती है और एक एरियल फोटोग्राफी यानी कि जो हवाई जहाजों से ली जाती है, उनका आज क्या बहुत क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। अध्ययनों तथा सर्वेक्षणों में सुदूर संवेदन तकनीकी वरदान सिद्ध हो रहा है और इसके पीछे ने कारण है। यानी कि रिमोट सेंसिंग का जिक्र दे रखा है साथ में ही, वो हम आगे इस लेसन में पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग के बारे में डीपली। और वायु फोटो था एवं उपग्रह इमेजरी किसी संदृश्य अवलोकन से पृथ्वी के किसी भाग का विस्तृत दृश्य प्रस्तुत करते हैं जिसमें लक्ष्यों की खोज, उनके अंतर संबंधों का अध्ययन आसान हो जाता है। यानी कि उपग्रह इमेजरी किसी संदृश्य का अवलोकन से पृथ्वी के किसी भाग की विस्तृत दृश्य प्रस्तुत करता है। यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस है उसका कि आपको बहुत बड़े एरिया का फोटो आपको दृश्य देखने को मिल जाता है, जैसा वो होता है वैसा ही देखने को मिल जाता है। और उसके अंदर आप लक्ष्यों की खोज आसानी से कर पाते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिएगा एक बहुत बड़े जहाँ गेहूं की फसल उगाई गई है, सरसों की फसल उगाई गई है एक जगह, और उसका फोटोग्राफ ले लिया तो आप बता सकेंगे कि कितने एरिया में सरसों की बुआई जो बोया गया है और कितने एरिया में गेहूं बोया गया है। इस प्रकार आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, दोनों में अंतर संबंध जान सकेंगे। और ऐसे ही वायु फोटो एवं उपग्रह इमेजरी धरातलीय आकारों को त्रिविमीय यानी कि 3D दृश्य प्रस्तुत करती है। आपने देखा होगा कि जो एरियल फोटोग्राफ 3D यानी कि उसके अंदर आप जो फोटो की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि बड़े बड़े जो इमारतों में जो फोटो ली गई उसके अंदर उसकी कुछ ऊंचाई दिखाई देगी और ऊंचाई के साथ उनकी परछाई दिखाई देगी। इस प्रकार कोई भी दृश्य वो 3D फॉर्म में दिखाई देता है हमें। धरती पर कुछ वस्तुएं विशेष कई बार मनुष्य की आंखों की पकड़ में नहीं आ पाती, किंतु ये लक्ष्य प्रतिबिंब थर्मोग्राफ तथा रेडियो फोटो चित्रों में जरूर कैद हो जाते हैं। जैसे कि मनुष्य है सब कुछ आंखों से नहीं दे सकता, कुछ छूट भी सकता है, लेकिन एरियल फोटोग्राफ ले ली, फोटो ले ली तो वहाँ के कुछ भी नहीं छूटेगा और सब कुछ उसके फोटो के अंदर हम देख सकेंगे कि कहाँ चीज़ कौन सी है, कहाँ क्या चीज़ है। आगे हम बात करते हैं किसी समय विशेष में लिए गए लक्ष्यों के ये चित्र व्याख्याकार के पास स्थायी आलेख बन जाते हैं। यानी कि एक बार आपने एरियल फोटोग्राफ ले लिया, मान लिया 10 साल पहले
एरियल फोटोग्राफ लिया गया था वो स्थायी आलेख है। आप उसको देख करके कभी भी आप इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा कि यहाँ क्या था 10 साल पहले और अब क्या है, तो अंतर कर पाएंगे, यानी कि स्थायी आलेख हो गया आपके पास। जैसे कि आपकी 10th क्लास की मैथ की कॉपी या कोई भी विषय कॉपी अगर आपके पास है तो वो आपका स्थायी आलेख है। उसी प्रकार एरियल फोटोग्राफ है एक पर्टिकुलर प्लेस का, एक पर्टिकुलर टाइम का जो है आपके पास सूचना है। वाइवो फोटो अथवा सुदूर संवेदन की सूचनाएं समय अनुसार अवतिमूलक होती है। ये डिजिटल रूप में हो तो इनका शीघ्रता से कंप्यूटर पर अवलोकन और विश्लेषण किया जाता है। यानी कि आप देखते हैं कि एक एरियल फोटोग्राफी होती है और एक सुदूर संवेदन द्वारा जो फोटो प्राप्त होती है हमें, वो क्या होती है, डिजिटल फॉर्म में होती है। अगर कोई फोटो डिजिटल फॉर्म में है तो कंप्यूटर में उसका अवलोकन और विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है डिजिटल प्रणाली पर आधारित है। तो डिजिटल अगर सिस्टम होगा तो वो सॉफ्टवेयर होगा तो उसको क्या कर देगा, आसानी से अवलोकन और विश्लेषण हम कर सके, याद जा सकता है आसानी से। आगे हम पढ़ते हैं कि यह हमने पढ़ दिया था वायु फोटो के व्याख्या के मूलभूत सिद्धांत, यानी कि क्या कौन कौन से मूलभूत सिद्धांत क्या है एरियल फोटोग्राफी के, यानी कि आप एरियल फोटोग्राफी के अंदर आप क्या देखते हैं उसके लिए कौन सिद्धांत है। तो वायु फोटो अथवा प्रतिबिंब अंतरिक्ष से लिया गया होता है जो भूदृश्य सचित्र प्रतिरूप होता है। यानी कि अंतरिक्ष का मतलब है कि ऊंचाई से, काफ़ी ऊंचाई से, यानी कि पृथ्वी से काफ़ी ऊंचाई से लिया जाता है, जैसे कि हवाई जहाज से लिया जाता है। और सचित्र यानी कि जैसा आपको दिख रहा है धरातल, जैसे कि नीचे पर्वत है तो वो एरियल फोटोग्राफी में पर्वत आएगा, अगर नीचे मैदान है तो नीचे मैदान का ही ज्यों का त्यों फोटो छप जाएगा। तो भूदृश्य जैसा सचित्र का मतलब जैसा है धरातल वैसा ही फोटो है, प्रतिरूप आपको मिल जाता है एरियल फोटोग्राफ में। इस प्रतिरूप में लक्ष्यों के संकेतक तथा घटनाएं अंकित रहती है, यानी कि इस प्रतिरूप में क्या संकेतक, लक्ष्यों के संकेतक यानी कि रूढ़ चिन्ह और घटनाएं अंकित रहती है। कोई घटनाएं होती है उसके अंदर वो अंकित रहती हैं जो किसी भूदृश्य के प्राकृतिक सांस्कृतिक तत्वों से संबंधित होती है। यानी कि हमारे धरातल के अंदर दो ही प्रकार के तत्व हैं, एक तो प्राकृतिक, एक ये सांस्कृतिक आर्टिफिशियल जो मनुष्य ने बनाए हैं। प्राकृतिक जैसे कि नदियाँ, नाले, पर्वत, पठार, ये प्राकृतिक हैं जो कुदरत ने बनाए हैं। और सांस्कृतिक वे हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं, जैसे कि सड़कें, पुल है। इनका आप अंदर संबंध आसानी से बता सकते हैं कि क्या संबंध, रिलेशन है। जैसे कि आप एक नहर को देखेंगे तो नहर क्या हो सकती है, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, अगर क्योंकि वो मनुष्य ने बनाई है। अगर उसके जगह हम देखते हैं कि नदी है तो वो टेढ़ी मेढ़ी आपको मिलेगी एरियल फोटोग्राफी में, तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वो एक नदी है। ठीक है, इस प्रकार आप उसकी व्याख्या कर पाएंगे, आसानी से पहचान सकेंगे। इस प्रकार स्ट्रेट सड़क है तो ज़्यादातर सीधी मिलेगी, या रेलवे लाइन है वो भी सीधी मिलेगी, तो इसे आसानी से आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि जो किसी भूदृश्य एक समान दशाओं एवं वातावरण में एक जैसे प्रतिरूप प्रतिबिंबित होते हैं, यानी कि जहाँ एक जैसे वातावरण है होगा, एक जैसा एटमॉस्फेयर हो। जैसे कि हम देखेंगे जो पर्वतीय इलाके हैं तो वहाँ देवदारू के वृक्ष या अन्य जो सेब वहाँ उगाए जाते हैं। और जहाँ असम के एरिया में, मेघालय के एरिया में इधर देखेंगे तो वहाँ चाय के पेड़ आपको मिलेंगे, तो वहाँ एक जैसा वातावरण और एक जैसा प्रतिरूप आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार प्रतिबिंब में चुनी जाने वाली सूचनाएं की मात्रा व गुणवत्ता व्याख्याकार के ज्ञान, यानी कि प्रतिबिंब में चुनी जाने वाली सूचनाओं की मात्रा व गुणवत्ता, यानी कि कोई व्याख्याकार किसी एरियल फोटोग्राफ से कितनी सूचनाएं निकाल सकता है, ये व्याख्याकार यानी कि जो व्याख्या करने वाला उसके ज्ञान, उसको कितनी नॉलेज है एरियल फोटोग्राफी के बारे में, उसका दिमाग कितना है, उसका अनुभव कितना है, यानी कि कितने साल से वो एरियल फोटोग्राफी की व्याख्या का जो कार्य वो कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर एक नया युवा व्यक्ति है जो अभी अभी एरियल फोटोग्राफी का जो कार्य करना शुरू किया है व्याख्याकार का, वो इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो अनुभवी व्यक्ति है जिसने काफ़ी बार एरियल फोटोग्राफी की व्याख्या की है, वो अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या कर पाएगा। प्रतिबिंब की व्याख्या करते समय उपयोग में लाई जाने वाली विधियों की सूचनाओं के एकत्रीकरण में भी विशेष महत्व होता है। यानी कि प्रतिबिंब की जब व्याख्या करते समय उपयोग में कौन कौन सी विधियां लाई जाती है, अलग अलग विधियों का यूज करके जो है अपन देखेंगे उन विधियों के बारे में डिटेल से आगे कि कौन कौन सी विधियां हैं। तो जो विधि यूज करते हैं उसमें भी उसका भी विशेष महत्व होता है। जो अलग एक विधि यूज करते हैं उससे अलग प्रकार की सूचनाएं निकलती हैं, अगर कोई और विधि यूज करते हैं तो उसे और सूचनाएं मिलती हैं। जैसी विधि यूज करेंगे उसी प्रकार की सूचनाएं मिलती है, तो उनका विशेष महत्व, यानी कि जो विधियाँ हैं व्याख्या करने की वो उनका विशेष महत्व होता है।
आगे अपन देखते हैं कि प्रतिबिंब की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि प्रतिबिंब की क्वालिटी को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ ऑन ए इमेज, यानी कि आप जो एरियल फोटोग्राफी लेते हैं, जब आप एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से या ड्रोन से जो एरियल फोटोग्राफ ली जाती है, और जब उसकी क्वालिटी हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी एक वाइट फोटो दिखाई थी मैंने आपको, ये वाइट फोटो है, इसकी क्वालिटी आप देखें किस प्रकार की वाइट है, इनकी पुराने आप कहीं पुराने ज़माने कैमरे से ली गई है। और एक और फोटो मैंने आपको दिखाई थी, ये फोटो है, और इसकी क्वालिटी को कौन से फैक्टर प्रभावित करें। तो सबसे पहले यही कारण हम जानते हैं कि कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, जिसकी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एरियल फोटोग्राफी की, लेकिन अगर आप इसकी फोटोग्राफी क्वालिटी देखें तो आप कहेंगे ये तो वाइट फोटो है, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस क्वालिटी कौन से कारक प्रभावित करते हैं। और तो हम देखते हैं कि हर लक्ष्य में कुछ अंतर्निहित विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं के अतिरिक्त प्रतिबिंब की गुणवत्ता को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। फिल्म के प्रकार, यानी कि फिल्म के प्रकार हमने देखा कि आपने रंगीन फोटो, यानी कि आपने रंगीन फिल्म ली है जो कैमरे के अंदर यूज होती है। रंगीन फिल्म जैसे कि पुराने ज़माने में देखते थे, जो रील डलती थी कैमरे के अंदर, वो घटिया क्वालिटी की थोड़ी, उसके अंदर वाइट फोटो आती थी। लेकिन आज के टाइम में जो है पेन ड्राइव, यानी कि उसके अंदर जो चिप डलती है वो अच्छी, उसमें HD फोटो आती है कैमरे में। तो उसकी पर डिपेंड करता है फिल्म पर, उसकी गुणवत्ता क्वालिटी कैसी है, कितने मेगापिक्सल की जो फोटो है, डिजिटल प्रणाली कैसी है, संवेदक, ये सारी विशेषताएं हैं इसके अंदर आ जाती हैं। मौसम तथा दिन का समय, आप देखेंगे कि अगर मौसम खराब है, यानी कि अगर बादल छाए हुए हैं, तो आप इतने, या आंधी आ रही है, वर्षा हो रही है, तो उस टाइम एरियल फोटोग्राफी आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो फोटो आए कैमरे में वो साफ नहीं आएगी। और दिन का समय, दिन का आपका जो समय है वो 8 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे के से बाद 4 बजे तक का जो टाइम है वो एरियल फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि इस टाइम जो सूर्य है ना हमारा, वो 30 डिग्री, यानी कि ऊर्ध्वाधर अक्ष से 30 डिग्री ऊपर होता है। ऊर्ध्वाधर जो अक्ष होता है आपका, इस प्रकार इससे क्या 30 डिग्री ऊपर होता है, तो जिसके कारण जो है एरियल फोटोग्राफी अच्छा आ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वायुमंडल का प्रभाव, एटमॉस्फेयर का जो प्रभाव, यानी कि वायुमंडल का प्रभाव, यानी कि उसका भी इफेक्ट पड़ता है कि वायुमंडल कैसा है। और क्योंकि वायुमंडल में जो धूलकण होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये फोटो अच्छे नहीं आ पाते। जिस प्रकार अगर आंधी का मौसम है, तो आपको अगर फ़ोन से कहा जाए कि आंधी के अंदर, आंधी जो आई हुई है, धूल उड़ रही है, और आप उसके अंदर फोटो लेकर के दिखाएं, तो आपको जो धूलकण है वो बीच में अड़ेंगे, जिसके कारण फोटो क्या साफ नहीं आएगी, तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। संवेदन प्रणाली का विभेदन एवं मापनी, यानी कि विभेदन का मतलब है कि दो चीज़ों के अंदर कितना फर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपके फ़ोन का मेगापिक्सल कितना है, वो विभेदन क्षमता है। जब आपको जूम करके देखते हैं तो वो कितनी दो चीज़ों के अंदर अंतर कर पाता है, एक थोड़ा गहरा हरा है, एक थोड़ा फिक्का है, उसके अंदर कितना अच्छा विभेदन कर पाता है, वो विभेदन क्षमता कहलाती है। और मापनी, यानी कि रिजोल्यूशन स्केल एंड ऑफ द इमेजिंग सिस्टम, यानी कि मापनी, यानी कि कौन सी मापनी पे लिए आपने, लघु मापनी, मध्य मापनी या वृत्त मापनी, कौन सी मापनी पे लिए, वो भी क्वालिटी को प्रभावित करेगी। क्योंकि अगर आपने लघु मापनी पर ली है तो अलग प्रकार की फ़ोटो देखने को मिलेगी, और मध्य मापनी पे लिए तो अलग चीज़ें आपको दिखेंगी। तो वो अलग अलग आपने मापनी के बारे में पीछे कर भी चुके थे पिछले लेसन में। प्रतिबिंब की गति क्षमता, आगे देखते हैं प्रतिबिंब की गति क्षमता, यानी कि आप देखते हैं कि जब एरियल फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसके अंदर जो हवाई जहाज उड़ रहा होता है तो वो गति में, कितनी मोशन में होता है। जैसे कि क्षैतिज फोटोग्राफ लिए जाते हैं तो जो हवाई जहाज आगे गतिमान होता है, जिसके कारण क्या 3 डिग्री का जो थोड़ा झुकाव आ जाता है, एरियल फोटोग्राफी में 3 डिग्री का झुकाव आ जाता है, तो वो प्रतिबिंब की गति क्षमता होती है। और स्टीरियोस्कोप पैरालॉक्स, यानी कि आपने स्टीरियोस्कोप एक यंत्र होता है जिसके द्वारा आप क्या है, दो एरियल फोटोग्राफों को पास रख करके आप उसके 3D दृश्य देख सकते हैं। 2 प्रकार के स्टीरियोस्कोप होते हैं, एक लेंस स्टीरियोस्कोप है, एक दर्पण स्टीरियोस्कोप होता है। उसके ऊपर मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके थे। उद्भाषण था प्रक्रियन, एक्सपोजर और प्रोसेसिंग, ये भी एक प्रक्रियन के द्वारा, यानी कि कारक है जो प्रभावित करता है। आगे अपन देख लेते हैं कि वायु फोटो की व्याख्या, वो ये तो था प्रतिबिंब की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वायु फोटो की व्याख्या को प्रभावित करने वाले कारक।
यानी कि जब आप किसी भी एरियल फोटोग्राफ आपके हाथ में थमा दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि बताइएगा इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसका आइडेंटिफाई कीजिएगा, तब आपको जो कौन से दिक्कतें आएंगी, कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो आपको उन चीज़ों को पहचानने में आपके अड़चन होंगे, आपको कठिनाई होगी, तो उन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। वायु फोटो की व्याख्या को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक व्याख्याकार के मानसिक तीक्ष्णता, व्याख्या करने के यंत्र और तकनीकी इत्यादि से जुड़े होते हैं। यानी कि व्यक्ति मानसिक रूप से कितना तेज है, ये सब चीज़ें क्या है उसको प्रभावित करती है। और आगे हम देखते हैं कि लक्ष्य की दृश्यता, यानी कि आपको जो टारगेट है जिसके आपको, यानी कि इसके अंदर जो फोटो लिया गया है वो कितना आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको पीछे फोटो दिखाई थी, या फोटो देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको लक्ष्य कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको है वो चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं, तो आप आसानी से बता सकेंगे कि ये घर है और इनकी घरों की छतें हमें दिखाई दे रही हैं। ये हरे रंग के जो वृक्ष है ये वृक्ष है, क्योंकि वृक्ष ज़्यादातर हरे ही होते हैं। और इस प्रकार ये पानी है वो नीले रंग का है, और इस प्रकार जो धरातल है वो थोड़े भूरे रंग का है, और ये बिल्डिंगें हैं, ये आवासीय क्षेत्र है। यानी कि आपको जो लक्ष्य है, यानी कि एक द्वीप की फोटो ली गई है, ये आपका लक्ष्य है और आपको लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो आप आसानी से बता सकेंगे कि इसके अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है। इसके विपरीत अगर आप इस फोटोग्राफ को देखें तो आपको जो लक्ष्य है वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो सबसे पहला कारक आता है कि लक्ष्य जो आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ये तो आप बता सकते हैं कि जल है, लेकिन इसके अंदर जो लक्ष्य है ये सड़कें वगैरह धुंधली दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार इसके लिए ज़रूरी है कि आपको लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अगर आपको लक्ष्य स्पष्ट दिखाई नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर, एरियल फोटोग्राफ की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में हमारा आता है अगला कि लक्ष्य की दृश्य, तो हमने देखिए कि लक्ष्य अगर जितना स्पष्ट दिखाई देगा उतना ही हमें क्या होगा, फायदा होगा, आसानी से हम व्याख्या कर पाएंगे। किसी लक्ष्य की दृश्यता उसमें अंदर विशेषताओं तथा वाइबो फोटो अथवा इमेज की गुणवत्ता के कारण भिन्न होती है। यानी कि लक्ष्य की दृश्यता, अगर आपने हाई HD क्वालिटी की कैमरा का यूज करके फोटोग्राफी की है तो आपको जो लक्ष्य वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। अन्यथा आपको जो फोटो है, अगर आप वाइट कैमरा का यूज़ करते, जो पुराने ज़माने हुआ करते उसका यूज़ करेंगे, तो आपको लक्ष्य सिर्फ वाइट दिखाई देगा और उसकी सूचना आप नहीं बता पाएंगे, उसके अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि यह क्या चीज़ है। तो लक्ष्य की दृश्यता होनी बहुत ज़रूरी है, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। लक्ष्य की अंतर्निहित विशेषताएं, यानी कि प्रतिबिंब की जो विशेषताएं होती है, यानी कि जो लक्ष्य के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कोई भी टारगेट, क्योंकि जो एरियल फोटोग्राफ लिया जाता है वो एक लक्ष्य का एक उद्देश्य से लिया जाता है, और प्रतिबिंब एक प्रक्रिया द्वारा बनता है, और प्रतिबिंब के नेगेटिव में चांदी के सूक्ष्म कण होते हैं और ये इतना संवेदनशील होते हैं कि इस पर उद्भाषण के दौरान प्रकाश पड़ते ही फिल्म पर दृश्य अंकित हो जाते हैं। यानी कि जो आपका कैमरा होता है उसके अंदर जो नेगेटिव, यानी कि जिस पर फोटो छपती है उसके अंदर चांदी के सूक्ष्म कण लगे होते हैं, वो भी इतने एक्टिव होते हैं कि हल्का सा प्रकाश कैमरा एक बंद डब्बा होता है और उसके अंदर छोटा छिद्र होता है, वो 1 सेकंड के 10वें भाग तक ही खुलता है। जैसे उसके अंदर प्रकाश जाता है, बटन दबते प्रकाश जाता है, और जो भी उसके सामने दृश्य होता है वो उसके अंदर छप जाता है, यानी कि जो आपकी फिल्म होती है उस पर छप जाता है, और छप जाता है। और उसके लिए क्या है, तो ये काफ़ी संवेदनशील होता है। फिल्म के विभिन्न अंगों द्वारा प्राप्त की गई प्रकाश की मात्रा अलग अलग लक्ष्य में प्राप्त विद्युत चुम्बकीय विकिरण के परावर्तन पर निर्भर करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि वो पर उस पर प्रकाश पड़ रहा है, और जो सूर्य किरणें हैं वो विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होती है, और वो रिफ्लेक्टेड होकर कैमरे के द्वारा वापस आती है, कैमरे में वापस आती है, और उसी का ही उसके इसी प्रोसेसिंग से क्या फोटो बनती है, और उसके अंदर जो परावर्तन पर निर्भर करती है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो चमकीला है तो उससे क्या है, रिफ्लेक्ट होगी, प्रकाश रिफ्लेक्ट ज़्यादा होगा और उससे बहुत धुंधला दिखाई देगा। इसके विपरीत अगर जो ऑब्जेक्ट कम यानी कि चमकेगा, जो यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं एक शीशा होता है, शीशे का आपको कहते हैं साधारण भाषा में कहते हैं कि चिलका लग गया आंखों में, तो आंखों में चिलका लगना वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। अगर कोई सीधी दीवार पर आप लाइट मारेंगे तो वो क्या प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेगा, आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। उसी प्रकार जो आपका एरियल फोटोग्राफ लिया जाता है उसके अंदर जो लक्ष्य आपका कितना सही है, लक्ष्य क्या विशेषताएं उससे ही वो भी आपको प्रभावित करेंगी। और
इस प्रकार यह प्रकाश ऑप्टिकल प्रणाली से गुजरने के बाद ही अलग अलग आभा और बनावट प्रदान करता है। ऑप्टिकल प्रणाली के बाद गुजरने के बाद ही प्रकाश करता है। आगे हम देख लेते हैं कि व्याख्याकार सजग होना चाहिए। आगे पास पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट आपका वायु फोटो की गुणवत्ता, यानी कि जो फोटोग्राफी उसकी क्वालिटी कैसी है, वो HD है या फिर सीधा वाइट है। व्याख्या इस विधि पर निर्भर करती है कि प्रतिबिंब की किस पदार्थ से बना हुआ है। अगर आप देखते हैं कि इसकी गुणवत्ता कितनी है, आमतौर पर जो प्रतिबिंब फोटो पेपर पर बने होते हैं, आपने देखे होंगे, आपके कॉलेज में आपको कभी देखने का मौका मिला होगा कि एरियल फोटोग्राफी नहीं है तो आप कभी देखना, आपको जब भी कॉलेज खुलेंगे तो आप एरियल फोटोग्राफी को देखने को मिलेगी, तो आप देखेंगे वो कागज़ पर बनी होती है, सिंपल कागज़ पर बनी होती है, और उसके के अंदर क्या है, वो वाइट, वो धूसर होगी। जैसे कि आपकी किताब की जो फोटो है वो क्या पेपर पर बनी हुई है, तो क्या आपको इतनी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। अगर इसके विपरीत अगर कोई विशेष प्रकार के जो कागज़ है उस पर, वो भी कागज़ होता है लेकिन वो एक अलग चीज़ होती है, अगर वो किसी और पर बनी हो, जैसे दीवार पर बनी हो, तो वो आपको स्पष्ट दिखाई देगी। इस प्रकार जो किस चीज़ पर बना है फोटो, वो भी आपको प्रभावित करता है। तो अगर आपको सीधे पेपर पर, जैसे कि फोटो का एक तो आपको एल्बम के अंदर फोटो आपको कितना स्पष्ट दिखाई देता है, और एक आपको वही फोटो अगर कागज़ पर छाप के दे दिया जाए सिंपल कागज़ पर, तो आपको वो स्पष्ट नहीं देगा। इसी प्रकार एरियल फोटोग्राफ है, वो अगर कागज़ पर छाप दिया जाता है तो वो आपको इतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता। आगे हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब तथा इसकी पृष्ठभूमि के बीच आभा या छटा, यानी कि प्रतिबिंब तथा इसकी पृष्ठभूमि, यानी कि जिस पर ये छपता है, हम देखते हैं कि आभा विषमता का अर्थ है कि प्रतिबिंब तथा इसके पृष्ठ भाग में एक चमक में अंतर, यानी कि प्रतिबिंब है और वो कितना चमकदार है, इसके अंदर पृष्ठ भाग, यानी कि जो पृष्ठ भाग उसमें कितना बैकग्राउंड, यानी कि इसका, यानी कि टोनल ह्यू कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एन इमेज एंड इट्स बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड है उसके अंदर कितना अंतर है चमक में, वही प्रभावित करता है। इसी प्रकार रंगीन वायु फोटो में प्रतिबिंब तथा पृष्ठ भाग के बीच छठा मान क्रोमा के आपसी अंतर को रंग विषमता कहा जाता है। यानी कि आप जो रंगीन फोटो देखते हैं उसकी आभा है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, उसकी आभा वो अच्छी होती है, और आभा विषमता का उपयुक्त फिल्टर द्वारा पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया घटाया जा सकता है। आप देखते हैं कि एक फोटो की जो रिजोल्यूशन है उसको फिल्टर के द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे फोटो है थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का है, तो कंप्यूटर के अंदर आजकल विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर उसका यूज़ करके आप उसकी क्वालिटी को, यानी कि उसकी आभा को आप उसको और चमकदार बना सकते हैं, थोड़ा धुंधला कर सकते हैं, ज़्यादा चमकदार है। तो ये चीज़ें भी आपको क्या है प्रभावित करती हैं, यानी कि उसकी जो आभा है, चमक है। उसके बाद में बात करती हैं प्रतिबिंब की तीक्ष्णता, यानी कि बायो फोटो में रंग अथवा आभा की विषमता को होने वाले अप्रत्याशित परिवर्तन को तीक्ष्णता कहते हैं। यानी कि आभा और तीक्ष्णता, यानी कि प्रतिबिंब की तीक्ष्णता, तो बायो फोटो में रंग अथवा आभा की विषमता में होने वाले अप्रत्याशित परिवर्तन को तीक्ष्णता कहते हैं। आभा और तीक्ष्णता दोनों मिलकर एक लक्ष्य को दूसरे लक्ष्य से अलग करने में मदद करती है। इनकी तीक्ष्णता कितनी तेज, कितनी शार्पनेसता है, ये एरियल फोटोग्राफी की बहुत डीपली चर्चा है। यानी कि जो इन चीज़ों को वही समझ पाएगा जो थोड़ा फोटो के बारे में जो जानता है, फोटोशॉप जो है सॉफ्टवेयर है उसके बारे में थोड़ा जानता है, वो थोड़ा सा अच्छा इसको एक्सप्लेन कर सकता है। आप थोड़ा फोटोशॉप के बारे में नेट से सर्च जानिएगा तो आपको अच्छे डीपली से पता चल जाएगा। ऐसे कि प्रैक्टिकल जब आप करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा पढ़ के आप जो है फोटोशॉप के अंदर देख सकेंगे। और प्रतिबिंब तीक्ष्णता ऑप्टिकल प्रणाली का विभेदन, उसका क्षेत्रफल फोकल करने के लिए जरूरी है। आगे हम देखते हैं स्टीरियोस्कोप पैरालॉक्स विशेषताएं, यानी कि स्टीरियोस्कोप पैरालॉक्स विशेषताएं, इसका अर्थ यह है कि किसी प्रतिबिंब को आपसी अस्थिति, यानी कि जो स्टीरियोस्कोप पैरालॉक्स क्या होता है कि उसके अंदर 3D दृश्य आप देख पाते हैं, और दो प्रतिबिंब रख करके, दो वायु फोटो रख करके उसके हम आपको क्या 3D दृश्य दिखाई देगा। कभी आपने स्टीरियोस्कोप देखा होगा तो उसके अंदर जो विशेषता होती है स्टीरियोस्कोप पैरालॉक्स की, अगर वो भी आपको प्रभावित करती है। यानी कि एक दर्पण स्टीरियोस्कोप है, एक लेंस स्टीरियोस्कोप है। दर्पण स्टीरियोस्कोप है उसके अंदर आप अच्छी तरीके से एरियल फोटोग्राफ देख पाते हैं, लेकिन लेंस स्टीरियोस्कोप उसके अंदर आप अच्छा नहीं देख पाते। और ऊंचाई उड़ान स्टीरियोस्कोप था अग्रभाग में अतिव्यापन पर निर्भर करता है। अतिव्यापन का मतलब होता है कि जब दो एरियल फोटोग्राफ लिए जाते हैं किसी बड़े एरिया के, तो उसके अंदर जो दूसरा, यानी कि दूसरे फोटो में उसका कुछ पार्ट
फिर से लिया जाता है, ताकि कुछ जो सूचना है वो छूट न जाए। जो ये पार्ट दोबारा कर लिया जाता है उसे अतिव्यापन क्षेत्र कहते हैं। यानी कि पहला एरियल फोटोग्राफ है, ये दूसरा एरियल फोटोग्राफ है। इसके अंदर जो कुछ पार्ट पहले एरियल फोटोग्राफ के अंदर जो कवर किया गया था उसको दोबारा कवर किया जाता है, इसे अतिव्यापन क्षेत्र कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो स्टीरियोस्कोप के अंदर है वो आसानी से आप देख पाते हैं। तो ये भी विशेष महत्व है, क्योंकि स्टीरियोस्कोप क्या करता है, जब व्याख्या करने जाते हैं जब एरियल फोटोग्राफ की, तो उसके स्टीरियोस्कोप के अंदर के द्वारा उसे देखा जाता है। आगे देखते हैं कि प्रतिबिंब व्याख्या के तत्वों वायु फोटो में लक्षण विशेषताओं की पहचान किस प्रकार करते हैं। कौन कौन से तत्व है जिसके आधार पर हम किसी एरियल फोटोग्राफ की व्याख्या करते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं कि वाइवा फोटो पर प्रदर्शित तथ्यों के बारे में विवरण नहीं दिया गया होता, न ही उन्हें किसी संकेत या रूट चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो एरियल फोटोग्राफ लिए जाते हैं वो सीधे किसी एक क्षेत्र के दृश्य होता है, उसके अंदर कोई रूट चिन्ह या कुछ लिखा नहीं होता कि ये पर्वत है, पठार है, नदी है। आपको खुद बताना होता है कि ये क्या चीज़ें हैं। अनुभव के आधार पर व्याख्याकार को अपने अनुभव के आधार पर बताना होता है कि ये क्या चीज़ है। वायु फोटो में पट्टियों पर कुछ प्रारंभिक सूचनाएं अंकित होती हैं, जिनके कुछ सामान्य प्रारंभिक जानकारी ही प्राप्त हो पाती है। यानी कि कुछ आप देखेंगे कि जो एरियल फोटोग्राफ है उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की सूचनाएं अंकित होती है। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे कि ये दे रखा है, इसके अंदर आपको सिर्फ सूचनाएं बताई जाएंगी थोड़ी मोटी। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये एक फ़ोटो नहीं है, लेकिन आपको ये दर्शाया गया है कि इसके अंदर कोई फ़ोटो होगी, और तो वो किस प्रकार जो आपको सिर्फ सूचनाएं दी गई होंगी। जैसे कि 300 मीटर यानी कि ऊंचाई दिखाई गई है कि इतनी ऊंचाई से है, और ये नट्टी सूचक होता है इस प्रकार, और 793 ये फ़ोटो नंबर है, और B और 5 23 इस प्रकार निर्देशक चिन्ह, इस प्रकार के निर्देशक चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी कि ये फोटोग्राफ खाली एक चित्र होता है, यहाँ कोई प्रतिबिंब दिखा नहीं रखा, लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि इसके अंदर एक फ़ोटो होगी किसी भी एरिया की, जैसे पर्वत पठार की हमने पीछे देखी थी, और उसके अंदर कुछ सूचनाएं दी होती हैं। यानी कि जो फोटो निकल करके आ जाता है कागज़ पर या किसी का विशेष कागज़ पर, तो उसके अंदर इस प्रकार सूचनाएँ दी होगी आपको, वही होती है। इस प्रकार ये सूचनाएँ क्या होती है उनके बारे में देख लेते हैं कि 793 निर्देश संख्या है, यानी कि 793 नंबर संख्या की फ़ोटो है। ये 793 फ़ोटो है, जिसकी देखभाल भारतीय सर्वेक्षण विभाग की 73 APFPS पार्टी द्वारा की जाती है। B एक एजेंसी, यानी कि आप देख सकते हैं कि एरियल फोटोग्राफी 3 एजेंसी ले सकती है, इंडियन एयरफोर्स रिमोट सेंसिंग सेंटर, और एक एरियल फोटोग्राफ जो विभाग अलग से, इस प्रकार 3 ले सकते हैं। तो B का मतलब एक एजेंसी का नाम है, और जो वर्तमान फोटोग्राफ करती है। भारत में 3 उड्डयन एजेंसी सरकारी अनुमति से वायु फोटो ले सकती हैं, और ये एजेंसियाँ भारतीय वायुसेना और वायु सर्विस कंपनी और कोलकाता भारतीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद, जिन्हें फोटोग्राफ पर क्रम से ABC, यानी कि B का मतलब क्या हुआ, यहाँ B दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसकी फ़ोटो है, ये वायु सर्वे कंपनी ने ली गई है। यानी कि ABC, यानी कि वायु, A का मतलब एयर इंडियन एयरफोर्स, B का मतलब है यानी कि वायु सर्वे कंपनी, और C का मतलब कोलकाता था रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद। तो C का सिंबल इसका होगा भारतीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी का, और B लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो कोलकाता यानी कि वो वायुसेना कंपनी द्वारा ली गई है, जो कोलकाता में है वायु सर्वेक्षण कंपनी, और वायुसेना है तो उसके यहाँ B की जगह A लिखा हुआ होगा। और 5 स्ट्रिप संख्या है, और स्ट्रिप 5 में 23 फोटो संख्या है, स्ट्रिप संख्या दे रखी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सामान्य इन्फॉर्मेशन दी होती है, और अनुभव से जो व्याख्या करा है इसकी व्याख्या करता है। और ये हमने देख लिया था, तो हम ये पढ़ चुके थे। आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अतः वायु फोटो चित्रों पर प्रदर्शित तथ्यों को विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है। जिस क्षेत्र का वायु फोटो का विश्लेषण करना है वहाँ के मानचित्र और स्थलाकृति मानचित्र होना चाहिए। यानी कि जब भी आप एरियल फोटोग्राफ की व्याख्या करने जाएं तो आपका उस जिस एरिया का एरियल फोटोग्राफ लिया गया है उसका आपके पास क्या होना चाहिए, मानचित्र होना चाहिए, स्थलाकृति मानचित्र, ताकि आप जो चीज़ें हैं वो डीपली बता सकें कि ये पर्वत है, पठार है, या इतने वन हैं, ये नदियाँ नाले हैं।
तो इसके बारे में भी डीपली बता पाएंगे अगर आपके पास उस एरिया का मानचित्र होगा। जैसे कि राजस्थान के मान लीजिए जोधपुर का जो इलाका है वह थोड़ा पर्वतीय है इलाका भी है, और तो वहाँ का जो अगर एरियल फोटोग्राफ लिया गया तो वहाँ का स्थलाकृति मानचित्र भी आपके पास होना चाहिए। और वाइवा फोटोग्राफ में दिखाए गए क्षेत्र को भौतिक या मानवीय विशेषताओं की जानकारी विश्लेषणकर्ता को होनी चाहिए, यानी कि एरियल फोटोग्राफ में जिस क्षेत्र को दर्शाया गया उसके बारे में उस क्षेत्र को उस वर्णनकर्ता को देखा हुआ होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये दिल्ली की है, दिल्ली की एरियल फोटोग्राफी है या किसी गांव की एरियल फोटोग्राफी है, तो उस गांव के बारे में उसको विशेष जानकारी होनी चाहिए, गांव कहाँ है उसकी थोड़ी मोटी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके गांव या शहर, आप जिस गांव या शहर में रहते हैं, अगर उसकी एरियल फोटोग्राफी की गई है और उसकी व्याख्या करने को आपको कह दिया जाए तो आप बता सकेंगे आसानी से, क्योंकि ऊपर से जो फोटोग्राफ ली जाती है तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जैसे कि आपके गाँव है, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव की अगर आपकी फ़ोटोग्राफ की गई तो आप बता देंगे कि ये यहाँ जोड़ है, यहाँ नहर है, यहाँ स्कूल है, यहाँ सरकारी हमारा जो गांव का हॉस्पिटल है, तो ये आप थोड़ा सा बता सकेंगे उसके बारे में। वायु तो आगे देखते हैं। वायु फोटो में प्राय वस्तुओं की पहचान करके उनके आकार, प्रतिरूप, स्थिति, उनकी अन्य विशेषताओं के आधार पर ही की जाती है। वस्तुओं की ये विशेषताएं बिंब में व्याख्या के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। आगे देखते हैं अपन ये जो हमने देख लिया था उसके बाद में कि इसके अंदर थोड़ा दो पार्टों में बांटा गया है। बिंब संबंधी विशेषताएं, यानी कि जो बिंब है आपके पास उसके अंदर क्या विशेषता है, इनके अंतर्गत वस्तुओं की आभा, रंग, उनकी आकृति, आकार, प्रकार, प्रतिरूप, गठन व छाया आदि सम्मिलित किए जाते हैं। धरातलीय विशेषताएं के अंतर्गत अवस्थिति तथा अन्य वस्तुओं का सहचर्य संबंध इत्यादि शामिल किए जाते हैं। तो दो प्रकार के बिंब की, एक धरातलीय विशेषताएं, इनकी धरातल जिसकी फोटो ली जा सकती है, बिंब की विशेषताएं, इनकी जो बिंब से संबंधित जो विशेषताएं होती हैं। तो हम देखते हैं कि वायु फोटो व्याख्या के आधार इंपॉर्टेंट है, पेपर में एग्जाम में काफ़ी बार आता है क्वेश्चन, तो आप देख लेते हैं इसको कि वायु फोटो की व्याख्या के आधार क्या है। तो सबसे पहले आभा या रंग, यानी कि हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय धरातल से अटक क्रिया करती है, यानी कि जो सूर्य की जो रोशनी आती है उसे हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में हमें वो एनर्जी मिलती है। और जिससे क्या है, इनकी वो धरातल से जब टकराती है तो धरातल का कुछ पार्ट उसे अवशोषित कर लेगा, कुछ परावर्तन की वापस भेज देगा और प्रेषण है इनकी अलग अलग दिशाओं में उसे फैला देगा, उस ऊर्जा को बांट देगा। अर्थात संवेदक द्वारा अभिलेखित ऊर्जा की मात्रा जो धरातलीय पदार्थों द्वारा प्रतिबिंब की जाती है विभिन्न आभा व रंगों में दिखाई देती है। यानी कि जो आपकी जो आभा है वो भिन्न रंगों में दिखाई देगी। आभा व रंगों में भिन्नता वस्तुओं द्वारा परावर्तित ऊर्जा उनकी धरातलीय विशेषताओं पर, वस्तु की संरचना पर निर्भर करती है। यानी कि अगर आपका जो एरियल फोटोग्राफ है, देखेंगे कोई क्षेत्र अपन देखते हैं कि जैसे कि रूखा और आर्द्र धरातलीय मरुस्थलीय वस्तुओं की अपेक्षा चिकने और शुष्क मरुस्थलीय धरातलीय वस्तुएं अधिक ऊर्जा परावर्तित करती हैं। यानी कि अपन देखेंगे कि जो एरिया शुष्क है वहाँ क्या होगा, वो क्या करेगा, ऊर्जा का अधिक परावर्तन करेगा, और जो धरातल शुष्क और जो थोड़ा चिकना है वो ऑब्जॉर्व कर लेगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि जैसे कि आपने देखा कि कोई चिकना सतह है तो वो क्या करेगा, प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि खुरदरी जो सतह होती है वो क्या करती है, प्रकाश को ऑब्जॉर्व कर लेती है। जैसे कि आप शीशा होता है, उसकी जो सतह होती है वो क्या होती है, चिकनी होती है, इसलिए अगर उस पर आप रोशनी डालेंगे तो वो ऊर्जा क्या कर, प्रकाश को क्या रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी कि वहाँ से होती जो लाइट है वो क्या है, जो आप सिंपल दर्पण है उसके अंदर अगर लाइट मारते हैं तो वो क्या रिफ्लेक्ट कर देता है ऊर्जा। इसके विपरीत अगर आप दीवार पर आप लैंप जो आपकी टार्च मारते हैं तो आप देखेंगे कि जो ऊर्जा है जितनी आपने रोशनी डाली वो सारी की ऑब्जॉर्व कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। इसी प्रकार जो फोटो लिए जाते हैं तो जो फोटो लिए जाते हैं जो प्रकाश होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। अगर जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा, जो पदार्थ जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा वो एरियल फोटोग्राफी में उतना धुंधला दिखाई देगा। इसके जो पार्ट है वो ऊर्जा को ऑब्जॉर्व करेगा वो उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो हरे रंग की जो झाड़ियाँ हैं वो जो सूर्य की रोशनी है उसके जो प्रकाश है उसको क्या रिफ्लेक्ट नहीं करती, ऑब्जॉर्व कर लेती, इसलिए वो हमें गहरी झाड़ियाँ गहरे रंग में दिखाई देती हैं। इसके विपरीत जो सूखी झाड़ियाँ होती हैं वो क्या करेगी, आपको क्या दिखाई देगी, यही बता रखा है इसके अंदर, वो आपको थोड़ी धुंधली दिखाई देगी। तो ये चीज़ है आभा या रंग का फर्क है।
उसके बाद में हम देख लेते हैं कि और तरह इस प्रकार दिखाया गया है कि आपको पता है कि ऊर्ध्वाधर चित्र इसका ही पार्ट है आभा रंग का। सड़कों की आभा रेल मार्गों से कम होती है, यानी कि जो सड़कों की आभा है, यानी कि आप अगर रेल फोटोग्राफ में देखेंगे सड़कें आपको धुंधली दिखाई देंगी और रेल मार्ग आपको थोड़े गहरे दिखाई देंगे, आसानी से पहचान सकेंगे, क्योंकि जो सड़क है ना वो ऊर्जा का परावर्तन करती है। यही आपको मैंने बताया था, क्योंकि जो चीज़ प्रकाश का परावर्तन करेगी वो धुंधली दिखाई देगी और जो प्रकाश को क्या ऑब्जॉर्व कर लेगी, अपने अंदर समा जाएगा, वो क्या है गहरे रंग में दिखाई देगी। इसी प्रकार जो सड़कें हैं वो धुंधली दिखाई देती है एरियल फोटोग्राफ में, और जो रेल मार्ग है वो गहरे रंग में दिखाई देते हैं। और इसी प्रकार आप जो लंबी फसल वाले क्षेत्र की आभा गहरी दिखती है, और अगर गेहूं पक चुकी है जैसे कि कृषि की आभा, तो वो थोड़ी सी हल्की सी दिखाई देगी आपको एरियल फोटोग्राफी में। और ये विशेष बात ध्यान रखने की है कि धरातल के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है वह परावर्तन ज़्यादा होता है, वह फोटो भाग में उसकी आभा हल्की होती है, यानी कि वो धुंधला दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगा। इसके विपरीत धरातल के जो भाग प्रकाश का कम परावर्तन मात्रा में करता है, जो ऑब्जर्व करता है ऊर्जा, वो क्या है गहरा दिखाई देगा। आगे अपन बात कर लेते हैं कि टेक्सचर यानी कि गठन क्या होता है। वायु फोटो में चमक अथवा आभा में अंतरों का प्रतिरूप गठन कहलाता है। गठन का संबंध रंग सामंजस्य अथवा दूसरा आभा में सूक्ष्म भिन्नता से है। गठन कई प्रकार का होता है। एक समान चिकना, यानी कि गठन का मतलब है कि जो पार्ट आपको दिख रहा है, जैसे कि आप देखेंगे कि गठन जैसे कि एक जंगल है, उसके अंदर जो गठन है यानी कि वो कितने पास पास है। अगर वो एकदम देखें एक समान चिकना का मतलब है कि बिल्कुल जो वृक्ष हैं वो बिल्कुल गहरे हैं, मतलब एकदम एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, बिल्कुल उसके अंदर कुछ गैप नहीं है, कोई नदी या नाला नहीं गुजर रहा, तो वो क्या है एकदम चिकना गठन होगा, यानी कि बिल्कुल समतल। और लहरदार, यानी कि कई बार हम देखते हैं कि जो वृक्ष होते हैं या कोई भी पर्टिकुलर किसी प्लेस का जो है वो लहरदार दिखाई देता है, यानी गठन है कोई चीज़ों को वो लहरदार दिखाई देगा। और चिकतबरा, रेखीय, धारीदार आदि आपको दिखाई देगा अनियमित। आप ज़्यादा स्क्वायरल फोटोग्राफ में समझेंगे, जैसे कि मैंने पीछे आपको फोटो दिखाई दी थी, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो गठन है, यहाँ वृक्षों का गठन है, इनकी जो गठन है वो गहरा गठन है। लेकिन अगर इन वृक्षों को आप देखेंगे इनका गठन है वो हल्का गठन है, इनकी इतना गहरा नहीं है, ये दूर दूर है, तो इनका गठन क्या है वो इतना संघन नहीं है, और ये संघन गठन है इन वृक्षों का। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं, जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये मकान दिखा रहे हैं, इनका जो गठन है वो गहरा है। लेकिन इधर आप कुछ ऐसे देखेंगे जो इनका गहरा गठन नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूर होती हैं। देखिए आप दूर दूर है, ये आप देखेंगे यहाँ से दूर दूर है, तो ये क्या है गठन थोड़ा हल्का है, इसे ही हम गठन कहते हैं। यानी कि अगर आपका गठन गहरा होगा तो आपको वस्तुओं को पहचानना थोड़ा कठिन होगा। अगर गठन आपका दूर दूर होगा, सीधे से जैसे हम दूसरी बात में थोड़ा सीधा थोड़ा गैप होगा, तो उनको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो गठन है वो भी डिपेंड करता है, यानी कि एक दूसरे के साथ सटे नहीं होने चाहिए। ज़्यादा सटे होंगे, जिस प्रकार ये सटे हुए इलाका है तो आप उसको पहचान नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको गठन आपको समझ गई, आशा करता हूँ कि आप गठन को समझ गए, गठन का क्या मतलब होता है, और यही देर का इसके अंदर गठन का। आगे हम देखते हैं कि ये आपको चार्ट दिखा रहा है कि भूपृष्ठीय लक्षण रंग जैसे कैसा दिखाई देगा, जैसे कि स्वस्थ वनस्पति, कृषि क्षेत्र, सदाबहार, पर्णपाती, कुंज, शास्य भूमि, पर्वत भूमि, ये लाल मेजेंटा भूरे से लाल में दिखाई देंगे पर्णपाती वन है, और कुंज है वो लाल धब्बों से सहित हल्का भूरा, और शास्य भूमि है वो चमकीली लाल, पर्वत भूमि है वो हल्के नीले सफेद। इस प्रकार अलग स्वस्थ जल है वो गहरी या नीले से काला दिखाई देगा, और गंदा जल है वो हल्का नीला दिखाई देगा। एरियल फोटोग्राफी में जो आपको पार्ट किस प्रकार का दिखाई देगा ये दर्शा रखा है। निर्मित क्षेत्र है, जो खुद निर्मित क्षेत्र है वो किस प्रकार का दिखाई देगा, और उच्च घनत्व है वो गहरे नीले रंग से नीला गहरा, और निम्न घनत्व है वो हल्का नीला। और इस प्रकार जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो किस प्रकार के दिखाई देंगे एरियल फोटोग्राफी में आपको दर्शाया गया है, ये आप थोड़ा देख लेना। और आगे हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब में बता रखा है, प्रतिबिंब निश्चित वस्तुओं के गठन के में भिन्नता समतल से तुल गठन हो सकती है, और उदाहरणतः एक बड़े शहर में घनी बसी बस्तियां एक समतल गठन दिखलाती हैं, और क्योंकि कम क्षेत्र में कम घर एक दूसरे से सटे होते हैं, और जबकि कम घनत्व वाले रिहायशी इलाकों में स्थूल गठन दिखाते हैं। इसी तरह उच्च विभेदन वाले बिंबों में गन्ना मोटे अनाज का गठन स्थूल प्रतीत होता है। चावल
गेहूं की फसल महन गठन होता है। यानी कि आप गन्ने का खेत देखेंगे, उसके अंदर आपको क्या कुछ स्पेस दिखाई देगा, बीच बीच में स्पेस दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चावल या गेहूं की फसल देखेंगे, उसके अंदर जो फसलें होंगी वो बिल्कुल संलग्न होगी, गठन उनका क्या है बिल्कुल महीन होगा। यानी कि आपको उसके बीच में कोई धरातल, यानी कि आपको धरातल आप देख नहीं पाएंगे। तो वो भी आपको डिपेंड करता है कि जितना आपको गठन संघन होगा, थोड़ी सी वस्तुओं को पहचानने में दिक्कत आती है। अगर थोड़ा खुला होगा तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये एक पहचान है आकार। अब आकार की बात करते हैं अपन, यानी कि आकार। अगर आकार यानी कि जो वाइव फोटो का आकार, वस्तुओं का आकार प्रतिबिंब की मापनी के आधार पर विभेदन पर निर्भर करता है। यानी कि एरियल फोटोग्राफी में आपको कोई पर्टिकुलर वस्तु है वो कितनी बड़ी दिखाई देगी आपका डिपेंड करेगा मापनी पर। लघु मापनी है, वर्ध मापनी है, तो उसके अनुसार जो क्या है वो आपको वस्तुएं अलग अलग आकार की दिखाई देंगी। तो आकार के आधार पर ही हम औद्योगिक संकुल को रिहायशी स्थानों से तथा शहर के बीचों बीच स्थित स्टेडियम के नगर के उपांत पर स्थित ईंट भट्ठों से अलग पहचान सकते हैं। यानी कि एक औद्योगिक इंडस्ट्री एरिया होगा, वहाँ की जो इमारतें वो बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन एक जहाँ लोग बसते हैं उनका आकार अपेक्षाकृत छोटा होगा। इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फैक्ट्री और एक मकान को, यानी कि किसी व्यक्ति के मकान को और ईंट भट्टों। उसी पर अधिकतर जो मामलों में लक्ष्यों की सापेक्ष लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आकार क्षेत्र की उनकी पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। उदाहरणतः नहर पतली सीधी दिखाई देती है, यानी कि अगर नहर है वो पतली होगी और सीधी दिखाई देगी, जबकि नदी है वो चौड़ी हो सकती है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। तो इस प्रकार कारखाने लंबाकार व अवासनीय भवन अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, यानी कि जो कारखाने होंगे वो बिल्कुल लंबे होंगे। जैसे कि आप फोटो में आपको मैं दिखा देता हूँ फोटो में किस प्रकार जो है। जैसे कि आप इस फोटो के अंदर एक और फोटो है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका क्या है कि ये कोई आवासीय क्षेत्र नहीं हो सकता, काफ़ी बड़ा है। ये जिस पर कोई इंडस्ट्री हो सकता है, कोई गोदाम हो सकता है। और इसके ये भी देख आपको लंबा काफ़ी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके विपरीत ये छोटे छोटे हैं। देखिए आप छोटे छोटे घर हैं, ये घर हो सकते हैं या फिर कोई और पार्ट हो सकता है। इस प्रकार जो वस्तुओं का जो आकार है वो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि ये क्या चीज़ है। जिस प्रकार ये भी किसी के घर हो सकते हैं, लेकिन ये इस प्रकार के जो बड़ा है, ये कोई सरकारी भवन हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है। तो इस प्रकार जो हमारी मदद करता है आकार हमें वस्तुओं को पहचानने में। आगे हम देख लेते हैं कि जो आकार को हम देख लिया था, और अब हम देख लेते हैं कि और तुलना में और आप देखते हैं कि नगरीय अधिवास, यानी कि जो नगरों के अंदर जो घर होते हैं, अधिवास होते हैं, वो क्या काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अधिवास छोटे आकार के होते हैं। और इस प्रकार ज़्यादातर वस्तुओं के जो मानक का आकार निश्चित रहता है। व्याख्याकार अपने अनुभव के आधार पर इन विवरणों को पहचान कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि आकृति, यानी कि अगर आकृति का मतलब होता है कि वो किस प्रकार की कोई वस्तु, और वस्तुओं के आकार की पहचान कर पाना वायु फोटो चित्र के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। और आमतौर पर प्राकृतिक लक्षणों की आकृति अनियमित और मानवीय लक्षणों की आकृति वो नियमित होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नदी है वो क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी, और जो नहर है वो बिल्कुल सीधी होगी, सड़क है वो बिल्कुल सीधी होगी। उस प्रकार आप जो नदियाँ, नाले हैं, वन है, तालाब है, उनका आकार क्या होगा, आकृति क्या होगी, वो अनियमित होगी। यानी कि ना तो वो आयताकार होगी, ना वो वर्गाकार होगी, किसी भी आकृति में नहीं होगी। लेकिन जो मनुष्य जो बनाता है, जैसे कि भवन है, खेत है, वो सड़कें हैं, नहरें, उनका एक आकार होगा। जैसे कि मैदान है वो गोल हो सकता है, नहर वो सीधी होगी, भवन है वो आयताकार होंगे, खेत आयताकार या वर्गाकार होंगे। उस प्रकार जो आकृति है उससे पहचान कर सकते हैं हम। जैसे कि एक बार फिर से हम पीछे जा करके देख सकते हैं कि आकृति किस प्रकार हम पहचान कर पाते हैं। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जो आपको ये वन दिख रहे हैं, इनका आकार है वो कोई नियमित नहीं है, अनियमित आकार में कहीं कहीं भी फैले हुए हैं। लेकिन जो सड़कें हैं वो या सीधी हैं, इस प्रकार हैं। आप ये मकान देख सकते हैं जो आयताकार है या वर्गाकार, आपको ऊपर से दिखाई दे जाएंगे। लेकिन जो नदियां हैं, ये देख समुद्र है आपका, या इसका कोई आकार नहीं है। तो इस प्रकार जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनका कोई निश्चित शेप या आकार नहीं होता, लेकिन जो मानव बनाता है उनका निश्चित आकार तय करता है।
जैसे कि आपका घर है, आपका कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं वो आप देखेंगे या तो आयताकार है या वर्गाकार है। ऊपर से अगर आप उसको देखें छत से या कहीं से भी देखें तो नियमित है, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें वो अनियमित होती है। इस प्रकार हमें पहचानने में मदद करती है कि एक चीज़ों को। इस प्रकार जो आपके जो बाग होते हैं, संतरे का, सेब का जो भी बाग होता है, वो क्या होता है कि उसका आकार क्या है, उसकी जो आकृति होती है वो निश्चित होगी, क्योंकि वो वर्गाकार में लगा होगा या आयताकार खेत में लगा होगा। लेकिन अगर जो कहीं जंगलों में अगर यही फल पेड़ उगे हुए हैं तो वो अनियमित होंगे। कहीं कहीं ये सारी चीज़ जिस प्रकार ये फैले हुए, कहीं कहीं वृक्ष फैले हुए हैं, ये क्या नेचुरली है। तो इस प्रकार आप आकृति के अंदर आपको आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, आकृति क्या होती है आपको जान चुके होंगे। और आगे अपन देख लेते हैं कि आकृति का हमने देख लिया क्या होता है फ़र्क, और आप ये देख लेना। बाकी आगे हम देखते हैं कि परछाई यानी कि शैडो, इसका क्या रिलेशन होता है परछाई का। यानी कि किसी वस्तु की परछाई उस वस्तु पर सूर्य किरणों के कोण व वस्तु की ऊंचाई का घोतक होती है। और सुदूर संवेदन चित्रों में कुछ वस्तुओं की आकृति इतनी जटिल होती है कि उन्हें उनकी परछाई के भाव में पहचान नहीं जा सकता। यानी कि आप देखते हैं कि अगर कोई बड़ी इमारत है, उसके साथ कोई छोटा मकान है, तो अगर एरियल फोटोग्राफ ली जाएगी तो उसकी परछाई के अंदर वो जो मकान है वो छोटा वो दिखाई नहीं देगा, वो काला दिखाई देगा। जैसे कि इस प्रकार कोई बड़ी इमारत है और इसके साथ में अगर कोई छोटी इमारत है, तो जो ऊपर से देखेंगे तो इसकी जो शैडो है इसको ढक लेगी और ये क्या है, काला आपको दिखाई देगा यहाँ। तो ये आपको ये जो चीज़ है वो आपकी छुप जाएगी। ठीक है। अगर इस प्रकार आप देखते हैं कि ऊपर से अगर एरियल फोटोग्राफ ली जाती है, कोई वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, वृक्ष है उसके नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसकी जो परछाई में ही या उसकी परछाई में क्या है वो चीज़ छिप जाएगी, वो दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार कोई परछाई है वो क्या है, सूचनाओं को छिपाने का कार्य करती है। लेकिन परछाई हमें क्या है, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हमारी सहायता करती है। जिस प्रकार कोई इमारत है, उसकी जितनी भी ऊंचाई होगी, उसकी ऊंचाई का अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि उसकी परछाई से लगा सकते हैं कि जितनी ऊंचाई होगी किसी वस्तु की, उसकी परछाई की वो उतनी ही ज़्यादा लंबी होगी धरातल पर। तो इस प्रकार जो परछाई है वो वस्तुओं को पहचानने में भी हमारी सहायता करती है। और किसी वस्तु की परछाई हम देख सकते हैं कि उस वस्तु पर सूर्य की किरणें के कोण पर उस वस्तु की ऊंचाई का घोतक होता है। जैसे कि आपको देखते हैं सुबह अगर आप किसी मकान की परछाई देखेंगी वो अलग लंबाई होगी, दोपहर को देखेंगे तो सूर्य बिल्कुल ऊपर होगा, तो उससे क्या उसकी कोई जो परछाई है वो लंबाई वो कम हो जाएगी। तो ये भी एक घातक है। सुदूर संवेदन चित्रों में कुछ वस्तुओं की आकृति इतनी जटिल होती है कि उन्हें उनकी परछाई के अभाव में पहचाना नहीं जा सकता। उदाहरण के रूप में दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार, मस्जिद की मीनार, बुर्ज, भवनों पर बनी जटिल टंकियां, बिजली, टेलीफोन के खंभे तथा अन्य कई मिलती जुलती आकृति केवल परछाई द्वारा ही पहचानी जा सकती हैं। अर्थात वो आकृति अध्ययन में परछाई का खास महत्व होता है, क्योंकि सूक्ष्म और चावचन आकृति को दिन के अपेक्षा लघु, कोणीय, सौंदर्य, प्रदीपन दिशाओं में पहचानने आसान होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अतः व्याख्या करने की दृष्टि में लंबाई परछाई वाले फोटो चित्र बेहतर माने जाते हैं। यानी कि जिनकी परछाई ज़्यादा होती है, परछाई छुपा भी सकती है इन्फॉर्मेशन और निकालने में सहायता करती है, जिसका हम देख चुके हैं। आगे हम देख लेते हैं कि कलाकार क्या है हमारा प्रतिरूप यानी कि पैटर्न। यानी कि आपको कोई फोटो है उसके अंदर जो वस्तुएं किस पैटर्न में हैं, कुछ वस्तुएं प्रतिरूप में पहचानी जा सकती हैं। उदाहरणतः नियोजित रिहायशी क्षेत्रों में घरों के प्रतिरूप आकार का अध्ययन कर किसी अन्य क्षेत्र के आदिवासीय क्षेत्रों का पहचाना जा सकता है, यानी कि पैटर्न। आप देखेंगे जो रिहायशी जहाँ मनुष्य रहते हैं, जैसे कि आप शहरों के अंदर सेक्टर बने हुए हैं, अगर उनकी रियल फोटोग्राफ ली जाए तो वो एक पैटर्न में होंगे। उनका जो एक सेक्टर यानी कि एक सड़क के बीच आयताकार वर्गाकार सड़क बनी होगी, उनके बीच वो मकान होंगे, तो एक पैटर्न में होंगे। अगर इसके विपरीत जो और जो गरीब लोगों के जो एरिया है वहाँ का जो पैटर्न होगा वो अनियमित होगा। जैसे कि आपका जो चंडीगढ़ शहर है वो एक पैटर्न में बसाया गया है, एक व्यवस्थित रूप से बसाया गया। आपकी वहाँ की जो गलियाँ हैं वो टेढ़ी मेढ़ी आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल सीधी दिखेगी। और इस प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो नगर थे उनका जो पैटर्न था वो बहुत ही अच्छा था, एक पैटर्न से बसाए गए थे, एक व्यवस्थित रूप से बसाए गए। तो जो पैटर्न है वो भी वस्तुओं को आइडेंटिफाई करने में आसान करता है। जैसे कि जो बाग बगीचे जो मनुष्य लगाता है उनको एक पैटर्न में लगाता है, वो एक सी लाइनों में लगाता है। लेकिन जो नेचुरल जो जंगल होते हैं उनका कोई पैटर्न नहीं होता, वो यहीं कहीं उधर उधर ऐसे भी उगे होते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है पहचानने में। आगे देखते हैं सहचर्य,
यानी कि कोई आप वस्तु को पहचानना है तो सहचर्य विशेष महत्व है कि वस्तुओं की भौगोलिक अथवा प्राकृतिक स्थिति तथा उनके परिस्थान में क्या संबंध है। उदाहरण के लिए जहाँ विश्वविद्यालय अथवा एक बड़ी शिक्षण संस्था होंगी वहाँ क्या होगा कि वहाँ आवासीय क्षेत्र भी होंगे, स्कूल भी होंगे, महाविद्यालय भी होंगे और स्टेडियम भी होंगे, खेल के मैदान भी होंगे, रेस क्रॉस आदि बड़े शहर में ही होंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र में किसी मुख्य मार्ग के किनारे शहर के बाहर क्षेत्र में होंगे। आप देखते हैं जैसे कि स्कूल है तो स्कूल के पास क्या होगा, स्कूल में स्टेडियम भी होगा, स्टेडियम है और वहाँ और भी शिक्षण स्थान जैसे कोचिंग सेंटर भी हो सकते हैं और जो भी शिक्षा से जुड़े क्षेत्र हो सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पर भी क्या हो सकते हैं, इनकी सारी सुविधाएं होंगी जो उद्योग से जुड़ी होती हैं, उनकी पहचान आप आसानी से कर पाए हैं। जैसे कि उद्योग क्षेत्र है तो वहाँ गोदाम भी होंगे। तो इस प्रकार जो आप सहचर्य जो संबंध है उससे भी आपको क्या है व्याख्या करने में आसान होती है। मलिन बस्तियों की स्थिति में किसी रेल मार्ग नाले के नज़दीक होगी। आप देखते हैं कि जो रेल मार्गों के पास आप देखते हैं कि जो मलिन बस्तियां दिखाई देती है, जो गरीब झुग्गी झोपड़ियाँ पड़े रहते हैं, आप देखिए रेलवे सड़क के किनारे, तो इस प्रकार उसका भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मलिन बस्तियाँ हैं। क्योंकि एरियल फोटोग्राफ में आपको छोटी दिखाई दी। कूड़ा कचरा उपचारण प्लांट शहर के बाहर की ओर स्थित होंगे, यानी कि जो कूड़ा कचरा डाला जाता है वो शहर से बाहर डाला जाएगा, तो उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ है वो क्षेत्र जहाँ कूड़ा डाला जाता है। मानव अधिवास के क्षेत्र में सड़कें गलियाँ बाहर की ओर कृषि क्षेत्र मिलेंगे, यानी कि जो कृषि एरिया है वो भी बाहर मिलेगा। कृषि क्षेत्र में नहरें के होने की संभावना हो सकती है, जैसे कि आप देखेंगे जहाँ खेती होती है वहाँ नहरें नदियाँ हो सकती है। इस प्रकार सहचर्य संबंध है। पर्वत क्षेत्रों में वनों के नदियों के और झीलों में सहचर्य पाया जाता है। एक से अधिक लंबी चिमनियाँ, विशाल भवन, पाइपलाइनें, शीतल करने वाले मीनार आदि ठोस ईंधन के ढेर इस बात की पहचान कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं अगला कार्ड स्थिति। स्थिति क्या होती है कि धरातलीय आकृतियों के विभिन्न लक्षणों की किसी लक्ष्य की स्थिति के आधार पर पहचान की जा सकती है। उदाहरणतः कुछ वृक्ष प्रजातियां अन्य प्रजातियों की तुलना में कुछ विशेष धरातलीय स्थिति में पाई जाती है। यानी कि जैसे कि आप देखेंगे जो मैदानी इलाका है वहाँ के जो वृक्षों की जो प्रजाति हैं वो अलग होगी, जैसे कि कीकर है, नीम है, शीशम है, ये अलग प्रकार की प्रजाति होंगी। लेकिन अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ क्या है, देवदारू के वृक्ष है या बांस के वृक्ष है, अलग अलग प्रजाति के वृक्ष है, तो वो आप पहचान करने में भी आसानी होती है कि इस वस्तु की स्थिति वो कहाँ पाई जाएगी। और आगे देखते हैं विभेदन का ऊंचा स्तर, यानी कि आप जो एरियल फोटोग्राफ है वो कितना दो वस्तुओं के अंदर अंतर कर पाता है, वही आपका विभेदन है। वो कैमरा का विभेदन कितना अच्छा है वो उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर विभेदन अच्छा हो तो वस्तु आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगी, अगर विभेदन क्षमता कम है तो वो आपको वस्तु इतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो ये कारक थे हमारे। तो वीडियो लेक्चर इसमें ख़त्म होता है। आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे आगे के जो हमारा जो भी रहा है। तो इतना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।